हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने 8वीं बोर्ड के विज्ञान का मॉडल पेपर थर्ड। ये तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले 2 डिस्कस कर चुके हैं और बाकी सब्जेक्ट के भी काफ़ी मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। सारे मॉडल पेपर के आंसर शीट मिल जाएगी। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, 25 के 25 क्वेश्चन है, सबका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक कौन सा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन ब करेक्ट कर दो। नेक्स्ट वाला है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस जिंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिंक को आप जिंक मेटल को धातु को कर सकते हैं। फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर ये नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? मतलब जो जीवाश्म ईंधन है वो बताइए। तो आप जानते हैं कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, तो उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो ऑप्शन द हो गया। नेक्स्ट देखिए, आंतरिक निषेचन होता है। अब आंतरिक निषेचन कहाँ होता है ये पता करना है। मादा के शरीर में होता है। ठीक है ना, सीधा सा सिंपल सा ऑप्शन है। ठीक है, फिर देखिए, 4 बच्चों को लौटने स्थितिक एंड सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में मतलब सबसे पहले वो बल रखना है जिसका सबसे मान ज़्यादा होता है। तो आपने कहा इन तीनों में से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा होता है स्थैतिक। स्थैतिक मतलब कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी है और उसको धक्का लगाना है, तो ताकत ज़्यादा लगेगी। तो उसके लिए अपना ऑप्शन स्थैतिक पहले किस में है? तो श में ही पहला है। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक में ही पहले है ये लिखा हुआ। ठीक है, फिर देखिए, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि कहाँ कहाँ तक जा सकती है? माध्यम क्या चाहिए उसको? तो केवल वायु और गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रव्यों में, या ठोसों, द्रव्यों और गैसों में? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपने यहाँ पे? तो ऑप्शन करेक्ट द, ठोसों, द्रव्यों और गैसों, तीनों में। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ए तथा बी के विद्युत चालक की जांच के लिए एक परिक्षेत्र संपरीक्षित का प्रयोग किया गया और यह देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब ए द्रव्य के लिए चमकीला दीप्त हुआ। मतलब ए के लिए तो चमकीला दीप्त हुआ, लेकिन जबकि बी का है ना अत्यंत क्षीण दीप्त हुआ, मतलब बहुत ही धीमा जला। इसे हम क्या समझे? तो इसे हम ये समझे कि द्रव्य ए जो है वो बी से ज़्यादा चालक है। मतलब ए की चालकता ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा चमका, बी की कम थी इसलिए डिम जगह। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? आपस में रगड़ने में किस में आवेश नहीं हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने तांबे की छड़। ठीक है, ऊनी वस्त्रों में फूला हुआ गुब्बारा, प्लास्टिक का पैमाना, ये तो हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति। सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी वाला ग्रह है, तो आप कहोगे वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, एक स्थान पर ही एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उसको हम फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल। नेक्स्ट देखिए, संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो आप जानते हैं एक नाम हो जाएगा इसका मानव निर्मित। ठीक है ना, निर्मित ये नहीं है। ठीक है, निर्मित। और दूसरा नाम क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, ये हो गया अपना इसका आंसर। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो उसका रखने का कारण क्या है? उसका रखने का कारण ये रहा। सोडियम और पोटेशियम अत्यंत क्रियाशील धातु हैं जो हवा के संपर्क में आते आग पकड़ लेती हैं। ठीक है ना। इन धातु की यह प्रतिक्रिया जो है हवा में मौजूद जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं, अतः इसलिए इनको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। फिर नेक्स्ट पूछा हमसे तीसरा, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। ठीक है ना, एकदम याद कर लेना, परफेक्ट। ठीक है, फिर है रेड डेटा बुक क्या है? तो रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक में ऐसे स्पीसीज के नाम हैं जो या तो अभी धरती पे है नहीं या फिर ख़त्म होने वाली है। ठीक है ना, जिसमें आप देखिए कि अपने गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, आसपास के एरिया में
अब देखिए इसमें क्या कि रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक दस्तावेज होता है जिसका इस्तेमाल प्राय गायब हुई जो प्रजातियां उनके लिए किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कायांतरण किसे कहते हैं? तो कायांतरण क्या होता है? कायांतरण का आंसर यहाँ देखिए, लार्वा कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कायांतरण कहते हैं। जैसे टोडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो तैर सकता है, छलांग लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल है वो चालन नहीं करता है, तो हम इस चालक बनाने के लिए इसमें अम्ल, क्षार या लवण में से कुछ भी हम डाल देंगे अशुद्धि, तो ये चालन करने लग जाएगा, ठीक है। फिर 17वां है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तो तड़ित से सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो? एक तो घर के अंदर या ढके हुए स्थान में रहे, स्नान न करें उस दिन, बिजली में घर में बिजली के उपकरणों या तार वाले फ़ोन का उपयोग नहीं करें, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में क्यों व्यक्त करते हैं? इस कथन से क्या तात्पर्य? बड़े बड़े तारे हैं ना, उनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में क्यों दिखाते हैं? तो वो इसका रीज़न ये है कि तारों की दूरी बहुत अधिक होती है, इन दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी दूरियों जो अधिक दूरी है ना, इसके कारण इसके लंबाई का मात्रा का नाम प्रकाश वर्ष रख दिया और उससे मापन करते हैं, ठीक है ना। यह प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में चली गई दूरी होती है, ठीक है। फिर है पौधों पर प्रभाव का अपने, ये पौधा घर है, ठीक है ना, पौधा घर पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना अर्थ पे, वो बताने हैं आपको। तो उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर होगा पौधा घर प्रभाव का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन होती है वो होते हैं अपने कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सारी गैसें होती है, ठीक है। और पौधा घर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की मोती पर के शीशे की तरह कार्य करती हैं। जिस प्रकार पौधा घर का शीशा सूर्य की ऊष्मा को अंदर तो आने देता परंतु ऊष्मा को बाहर जाने से रोक देता, उसी प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अपने अर्थ पे इतनी हो गई है कि ये आने वाली सूर्य की किरणों को आने तो देती है लेकिन वापस जाने नहीं देती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा है खाद और उर्वरक में अंतर बताइए, ठीक है। तो खाद क्या है? एक अकार्बनिक लवण है, और ये क्या होता है? एक प्राकृतिक होता है जो गोबर अपशिष्ट, जानवर का अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट से बना है। उर्वरक क्या होता है कि इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये खेतों में बनाई जाती है, ठीक है। और उर्वरक से मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, उर्वरक से क्या है? मिट्टी की ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और इससे प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होती है, ठीक है ना। और उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है और इसमें ये तुलनात्मक रूप से थोड़े कम होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर बताइए। तो बहुत इजी है। क्या थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? ऐसा प्लास्टिक जो नर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। थर्मोसेटिंग में क्या होता है? एक बार सांचे में ढाल दिया उसके बाद इसको ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 कि मृत वनस्पति से कोयले का निर्माण कैसे हुआ है? तो देखिए, कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं और ऊपर मृदा जमा हो जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे ये गहरे होते जाते हैं उनका तापमान भी बढ़ता जाता है। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे, जीव जंतु जो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और इस परिवर्तन को कहते हैं हम कार्बनीकरण, ठीक है ना। फिर 23वां सवाल देखिए। 23वां है कि आप ये बताइए कि फैक्ट्रियों और आवास की मांग की आपूर्ति है तो वनों की अनवरत कटाई हो रही है, ठीक है ना। तो क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए, ठीक है।
तो काट रहे हैं जो सही काट रहे हैं कि नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बनाने घर बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो इस आंसर को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म जो है ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? दूसरा है शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु या प्रदूषित वायु में अंतर। तो ये जानते हैं आपकी जीवाश्म समाप्त होने वाले इसलिए होते हैं क्योंकि इनका एक बार उपयोग कर लिया फिर आपस दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ये मृत जीवों से बने होते हैं जिनको बनने में कई हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए जीवाश्म ईंधन इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, कोविड। ठीक है ना, इसमें आपको कोविड के बारे में लिखना है। ठीक है, कोरोना वायरस। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक के पॉज करके कोरोना वायरस के बारे में जो डिटेल में लिखा वहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।